एक गांव में आलोक नाम का बहुत नामी चित्रकार अपनी बीवी और लड़का मीत के साथ रहता था, पर अब बुढ़ापे की वजह से उसे चित्र बनाना कठिन जा रहा था। एक रात आलोक अपने कमरे में चित्र बना रहा था और उसकी बीमार बीवी बेड पर लेटी थी। आप क्या कर रहे हो? सो जाइए, बहुत रात हो गई है। मैं अपने जीवन का आखिरी चित्र बना रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई चित्र नहीं बनाऊंगा। किसका? दिखाइए। आलोक उसे चित्र दिखाकर कहता है, तुम्हारा। अच्छा है। हवा की वजह से ऊपर वाला पन्ना उड़ने लगा और बीवी ने उसके नीचे वाले पन्ने पर का चित्र थोड़ा सा देखा। वो नीचे किसका चित्र है? आलोक ने पन्ना पलटा और नीचे वाला चुड़ैल का चित्र सामने आ गया। हे भगवान, कितनी भयानक चुड़ैल है। ऐसा लगता है जैसे अभी बाहर आकर अपना बड़ा रूप धारण करेगी। आपने ऐसा चित्र क्यों बनाया? दरअसल यही मेरा आखिरी चित्र था, पर मैंने सोचा तुम्हारा भी एक चित्र बनाना चाहिए। उस चुड़ैल के चित्र को देखकर पद्मिनी को चक्कर आने लगे। आलोक, हटाइए इसे सामने से। मुझे तकलीफ हो रही है। हटाइए इसे। आलोक ने फौरन उस चित्र को एक कपड़े से ढककर पद्मिनी को बेड पर लेटा दिया। अरे तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। आलोक ने अपना चित्र का काम रोक दिया और कमरे के बाहर चला गया। पद्मिनी कमरे में अकेली सोई थी। खिड़की से तेज हवाएं अंदर आ रही थी। इसकी वजह से वो कपड़ा उड़ गया और चुड़ैल का चित्र फिर से दिखने लगा। उस अंधेरे कमरे में वो चुड़ैल का चित्र चमकना शुरू हुआ और पन्ना धीरे धीरे उस बोर्ड से निकलने लगा। पन्ना पूरा निकलने के बाद उड़कर पद्मिनी के मुंह के पास आया और चेहरा जोर से दबाने लगा। पद्मिनी की सांस अटक जाने की वजह से वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। उस पन्ने को हटाने की कोशिश करने लगी, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। पद्मिनी की आवाज भी नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर हिलना बंद हो गया और उसकी मौत हो गई। पद्मिनी के मरने के बाद वो चित्र वापस उस बोर्ड पर चिपक गया। आलोक कमरे में आया और पद्मिनी को शांति से सोता देख उसके बगल में सो गया। दूसरे दिन की सुबह आलोक और उसके बेटे मीत को पद्मिनी के बारे में पता चला तो उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्होंने उसकी अंतविधि पूरी की। जब उसकी चिता जल रही थी तब आलोक को कुछ याद आया और वो अंदर की तरफ भागा। वो अंदर पद्मिनी के चित्र के पास आया और उसे देखने लगा। ये तुम्हारी आखिरी निशानी है, इसे भी तुम अपने साथ ले जाओ। इतना कहके उसने झटके से पद्मिनी का चित्र बोर्ड से निकाला और बाहर आकर उसकी चिता में फेंक दिया। पर फेंकने के बाद उसे पता चला कि उसने चुड़ैल का चित्र भी फेंक दिया। वो रोने लगा और मीत को लेकर घर के अंदर चला गया। उसी रात आलोक अपने कमरे में बेड पर अकेला लेटा हुआ था। उसे पद्मिनी की बहुत याद आ रही थी। वो उठा और पद्मिनी के चिता के पास चला गया। वो चिता के पास पहुंचा और एक पत्थर पर बैठकर शांति से चिता को देखने लगा। इतने में उसकी नजर चिता में फंसे एक कागज पर पड़ी। आलोक ने वो कागज उठाया और देखने के बाद वो बहुत चकित सा हो गया। वो चुड़ैल के चित्र वाला कागज था। अरे, ये कागज जला कैसे नहीं? आलोक को कुछ समझ नहीं आया और वो भागते हुए मीत के पास गया।
अरे बेटा मीत, ये देखो, ये आग में नहीं जला और इस पर का चित्र भी सही सलामत है। किसका चित्र? चुड़ैल का। दोनों बहुत डर गए। अचानक वो कागज अपने आप हिलने लगा और छत तोड़कर हवा में उड़ गया। आलोक और मीत डर के मारे बाहर भाग गए। वो दोनों घर से दूर भागने लगे और याकायाक रुक गए। उनके सामने हवा में चुड़ैल के चित्र का कागज खड़ा था और अब वो पहले से बहुत विशाल हो चुका था। उसके अंदर की चुड़ैल हिल रही थी। आलोक, तूने मुझे जलाने की कोशिश की है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बीवी के बाद अब तुम मेरा शिकार हो। मतलब पद्मिनी को तुमने मारा? हाँ। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। आलोक डर के मारे भागने लगा, पर उस चुड़ैल ने उसे कागज से घेर लिया। आलोक कागज के घेरे में घिर गया। चुड़ैल ने आलोक को हवा में उठाकर कागज में जकड़ लिया और उसके शरीर को मोड़ने लगी। इसी के साथ आलोक की हड्डियों की टूटने की आवाज आ रही थी। वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। अंत में उसकी आवाज शांत हो गई और वो कागज आलोक के खून से जगह जगह लाल पड़ गया था। चुड़ैल ने कागज को झटके से खोला और आलोक का शरीर मीत के सामने आकर गिर पड़ा। मीत डर की निगाहों से आलोक की तरफ देख रहा था। चुड़ैल मीत के पास आने लगी। अब तुम्हारी बारी। मीत डर के मारे पीछे जाने लगा। उसने नीचे पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और चुड़ैल को डर कर बोला, देखो, आगे मत आओ। तुम मुझे एक छोटी सी लकड़ी से नहीं मार सकते। चुड़ैल हंसने लगी और मीत के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही वो चुड़ैल मीत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, मीत ने वो लकड़ी जोरों से घुमाई और उस कागज में छेद हो गया। इसकी वजह से वो चुड़ैल पीछे हट गई। मीत ने देखा कि उस छेद से काला खून बह रहा था। खून इसलिए बह रहा था क्योंकि जहां छेद हुआ था वहां चुड़ैल के पैर बनाए गए थे और वो खून उसके पैर से बाहर आ रहा था। मीत ये देखकर हंसने लगा। आ, उठा मुझे, आ ना। चुड़ैल को गुस्सा आया और उसने मीत को उठाकर कागज में जकड़ना शुरू किया। मीत ने भी जोर से लकड़ी घुमाई और कागज को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। चुड़ैल जोरों से चिल्लाने लगी। कागज की पकड़ छूटने के कारण मीत नीचे गिर गया। चुड़ैल 2 हिस्सों में कट गई। कागज चुड़ैल के काले खून से भर गया और धीरे धीरे छोटा होने लगा। कागज अपने पुराने आकार में आने के बाद जमीन पर गिर गया और जलने लगा। उसके साथ ही चुड़ैल के जलने की चीखें सुनाई देने लगी। कागज के पूरी तरह से जलने के बाद मीत आलोक की लाश के पास गया और काफी देर तक रोता रहा। अविनाश एक बड़े घर का लड़का है। कॉलेज की लास्ट ईयर की पढ़ाई कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी। हमेशा की तरह अविनाश न्यू बाइक से कॉलेज आया। ओ भाई साहब, ये स्पोर्ट बाइक तूने ले भी ली? हाँ, 2 दिन पहले ही डैड को बोला था इस बाइक के बारे में और अगले दिन देखा तो बाइक घर के बाहर खड़ी थी। क्या नसीब लेके पैदा हुआ है यार तू। थोड़ा मुझे भी दे देता तो रोज की तरह बस में धक्के तो नहीं खाने पड़ते। तू
तुझे कुछ पता करने कहा था, तूने किया कि नहीं? अरे यार, तू पागल हो गया है गौरी के पीछे। भूल जाना उसे। देख, कॉलेज में उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं दोस्त। सीधा सीधा बोल, गौरी किस लड़के से प्यार करती है? अगर तू पता नहीं लगा सकता तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अरे अरे रुक, मैंने पता लगाया है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या बात कर रहा है यार? एक बार फिर उससे प्रपोज करके देखता हूं। अरे सुनता तो जा, उसे तुझ में भी इंटरेस्ट नहीं है। अविनाश गौरी को बहुत पसंद करता था, पर गौरी को अविनाश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। गौरी, आई लव यू। तुझे कितनी बार कहूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। हर बार पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेइज्जती कराने क्यों चला आता है तू? पर क्यों? तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या कमी है मुझ में, बोल। तुझ में कोई कमी नहीं है, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने पहले ही पता लगा लिया है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तू एक नंबर का चिप्पू है। हर बार की तरह गौरी अविनाश को इस बार भी मना कर देती है। अविनाश कैसे भी कॉलेज खत्म होने के पहले गौरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इस बार भी मना कर दिया उसने मुझे। तेरा मुंह देख के समझ गया था मैं। गौरी ने इस बार भी तुझे मना ही किया होगा। यहां देख, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की तुझे भाव दे रही है और तू उस गौरी के पीछे पड़ा है। अरे छोड़ना यार। अरे एक बार देख तो ले। मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब मत कर। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि गौरी में ऐसा क्या है जो तू उसके लिए इतना पागल है। पता नहीं यार, पर उसमें कुछ अलग ही बात है। ऐसे ही रोमियो की तरह प्रपोज करता रहा ना, तो बेटा इस जन्म में गौरी तेरी होने से रही। अरे यार, तो क्या करूं मैं? काला जादू कर उस पे, फिर देख कैसे भागते हुए आएगी तेरे पीछे। काला जादू? ऐसा कुछ नहीं होता। चल चल। ओ भाई साहब, सब होता है, पर कोई बोलता नहीं। तुझे पता है ना मेरा बाप कितना बड़ा कंजूस है। अरे मक्खी चूस एक नंबर का। कितने सालों से मेरी माँ कार लेने के लिए बोल रही थी, पर नहीं, उन्होंने नहीं ली। फिर मेरी माँ मंदिर के पीछे जो खंडर है ना, हाँ, वहां एक काला जादू करने वाली बुढ़िया बैठती है। उसने माँ को कोई पाउडर दिया और बोली दूध में डाल के पिला देना अपने पति को। 2 दिन के अंदर अंदर कार आ गई मेरे घर पे। बाप रे, क्या बात कर रहा है? अविनाश पूरी रात करण की कही काले जादू की बात के बारे में सोचता रहा। क्यों ना मैं भी काला जादू का सहारा लूं, गौरी को अपना बनाने के लिए। रात के 2:30 बजे अविनाश मंदिर के पीछे खंडर में चला जाता है, काला जादू करने वाली बुढ़िया को ढूंढने के लिए। अरे बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी अम्मा, कोई है क्या यहाँ? तभी अविनाश देखता है काला जादू करने वाली बुढ़िया आग के सामने कोई टोटका कर रही थी, साथ ही कच्चा मांस भी खा रही थी। कौन है तू? मेरा टोटका खराब कर दिया। मुझे आपके काले जादू की जरूरत है। क्या?
मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पर वो मुझे घास तक नहीं डालती। क्या आप उसे मेरी बना सकती हो? बस इतनी सी बात के लिए आधी रात को तू मेरे पास आया है? जी। क्यों ना इस काले जादू से मैं तेरी ही जान ले लूं। ऐसे मत कीजिए। देखिए, आप जो कहेंगी वो मैं करूँगा। ठीक है, 3 किलो कच्चा मांस और 3 बोतल दारू लेकर आना। हाँ हाँ, मैं ये सब ले आऊंगा। तू किसी से कहेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल सब ले आना और साथ ही जिस लड़की से प्यार करता है उसका एक बाल भी ले आना। चल अब जल्दी जा यहाँ से, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अविनाश डर के भागने लगता है। तभी एक आत्मा उसे धक्का देती है। अविनाश उड़ते हुए खंडर के बाहर गिर जाता है। बाप रे! अविनाश झट से कार में बैठ गया और घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन अविनाश बुढ़िया के पास आता है, गौरी के बाल ले आता है और बुढ़िया ने जो जो मांगा था वो सब कुछ भी लेकर आता है। आ गया तू, मजनू की औलाद। ला मेरी दारू की बोतल और कच्चा मांस। अविनाश ने बुढ़िया को सब दे दिया जो जो बुढ़िया ने मांगा था। और ये है गौरी का बाल। पहले मुझे कच्चा मांस खाने और दारू पीने तो दे। ये सब आप अकेले खाओगे? ये दोनों आत्माएं भी तो हैं खाने और पीने के लिए। मुझे डर लग रहा है। आप मेरा काम कर दीजिए पहले। ये लो गौरी का। चैन से पीने भी नहीं दे रहा। ठीक है, दे उसका बाल और एक तेरे सर का बाल भी। बुढ़िया ने गौरी और अविनाश का बाल एक साथ बांध दिया और कुछ मंत्र पढ़ के बाल जला दिए। जा, तेरा काम हो गया। अब सच में गौरी मुझसे प्यार करेगी ना? मरते दम तक। जब तक तुम दोनों में से कोई मर नहीं जाता तब तक ये काला जादू चलता रहेगा। अगले दिन अविनाश कॉलेज जाता है और गौरी उसे ही देख रही होती है। अविनाश ने कई बार नोटिस किया, गौरी की नजर उस पर ही थी। कुछ देर बाद गौरी जोर से अविनाश को आवाज देती है। पहली बार गौरी ने अविनाश को बुलाया था। अविनाश बहुत खुश होता है। अविनाश! अविनाश हैरान होकर देखता रहता है। I love you अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अविनाश गौरी को गले लगा लेता है। अविनाश गौरी से बहुत प्यार करता है। अब दोनों एक साथ घंटों घंटों बातें करते घूमते फिरते थे। गौरी का प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अविनाश रानी से बात कर रहा था। तभी गौरी वहां आ जाती है। अविनाश, चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ तो चल, मैं आता हूँ। अभी चल अविनाश। देखते ही देखते गौरी का ये प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है। अब हर दिन गौरी अविनाश का फोन चेक करती है। उसे किसी और लड़की के साथ बात करने नहीं देती। जब अविनाश गौरी का फोन नहीं उठाता तब गौरी सबके सामने अविनाश को उल्टा सीधा सुना देती है। अब गौरी अविनाश के प्यार में पागल हो गई थी और अविनाश गौरी से तंग आ चुका था। अरे यार, तूने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मेरे सर पे मुसीबत की तरह घूमते रहती है। किसी भी लड़की से बात करता हूं तो तू बीच में आ जाती है। अरे तू ज्यादा सीरियस मत ले मुझे। हमारा बस टाइम पास ही है, समझी ना?
मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूंगी क्या? और हमारे बच्चे भी होंगे। अरे तू क्या पागल है? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। ना मैं किसी के पास जाऊंगी और ना तुझे किसी के पास जाने दूंगी, समझा ना? गौरी की आंखों में गुस्सा था, उसकी आंखें लाल थी। ये देख के अविनाश डर जाता है और फिर से बुढ़िया के पास चला जाता है। अरे मेरे गले में क्या डाल दिया तूने बुढ़िया? मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है उसने। गौरी पे जो काला जादू किया था ना तुमने, उसे हटा दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। यहाँ आवाज नीचे करके बात कर। तभी पीछे से गौरी भी आ जाती है। देख, यहाँ भी मेरे पीछे आ गई तू। अरे मुझे ये गौरी नहीं चाहिए। ये तो मेरी बच्ची माया है, गौरी के शरीर में। क्या? और ये तुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। पर माया तेरे साथ बहुत खुश है, और जिसमें बेटी की खुशी, उसमें माँ भी खुश। अविनाश बुरी तरह डर जाता है। वो अपनी बचपन की फ्रेंड रानी के पास पहुंच जाता है। अरे अविनाश, तू? वो भी इतनी रात में? आज तेरी गौरी साथ नहीं है क्या? अविनाश रोते हुए रानी को सारी बातें बता देता है। अविनाश, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी गौरी दोनों को गले लगते हुए देख लेती है। मेरे अविनाश को छुएगी? गौरी रानी का सिर दीवार में पटक पटक के रानी की जान ले लेती है। ये सब कुछ देख अविनाश चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। रानी! गौरी के हाथ रानी के खून से सने हुए हैं। उसी हाथ से गौरी अविनाश का चेहरा साफ करती है। अविनाश के चेहरे पे पूरा खून खून लग जाता है। मुझे जाने दो। अविनाश, तू थक गया है ना? आजा, मेरी गोद में सर रख के सो जा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तुझे मैं क्यों मारूंगी? तू सो जा। मुझे जाने दो। सोने को कह रही हूँ ना, सो सो। गौरी अविनाश के छाती पे मारते मारते उसे जान से मार देती है और गौरी भी बेहोश हो जाती है। माया की आत्मा गौरी के शरीर से निकल जाती है। जब गौरी होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं होता उसने क्या क्या किया है। अविनाश और रानी की लाश इतनी बुरी हालत में देख गौरी जोर से चिल्ला उठती है। सारांश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से
इस घर की कीमत इसके असल कीमत से काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पढ़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है, जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तान नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जो किसी भी आम इंसान की जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है।
देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से दो नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी
कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब 2 लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता।